हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 500 एमसीक्यूज की सीरीज के 10वें पार्ट के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चिंतन और एनसीएफ 2005। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 अंक का आ सकता है, दोनों से मिला करके। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अगर आपने पिछले 165 प्रश्न नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, एनसीएफ 2005 और चिंतन को, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में जो है हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ चिंतन होता है आलोचनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। देखिए, सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ जो आपका चिंतन होता है ये होता है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, देखिए सृजनात्मक चिंतन जो है वो अपसारी चिंतन कहलाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो एक समस्या का बहुत प्रकार से हल सोच सकता है। जैसे दिवाली पर 5 लाइनें लिखिए, होली पर 5 लाइनें लिखिए, तो मतलब सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ चिंतन आपका अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, अगला है किस चिंतन में व्यक्ति केवल एक समस्या का केवल एक निश्चित हल खोज पाता है। स्वली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। देखिए, जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अभिसारी चिंतन, इसमें जो व्यक्ति होता है वो एक समस्या का केवल एक ही हल ढूंढ पाता है। जैसे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। तो इस तरीके से केवल एक समस्या का केवल एक हल ढूंढ पाता है अभिसारी चिंतन में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। पेड़ों पर 5 लाभ लिखिए, ये प्रश्न है। यह किस प्रकार के चिंतन से जुड़ा हुआ है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या स्वली चिंतन। मैंने आपको बताया था कि जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी चिंतन, इसमें एक समस्या का कई प्रकार से हल निकाला जा सकता है। पेड़ों के 5 लाभ, कई प्रकार से 5 लाभ हम लिख सकते हैं। एक व्यक्ति अलग लिखेगा, दूसरा व्यक्ति अलग लिखेगा, तो अपसारी चिंतन पर आधारित ये प्रश्न होगा। ठीक है, और एक समस्या का केवल एक निश्चित हल, वो आपका अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा। अगला है चिंतन के कितने साधन होते हैं? 2, 3, 4, 5। थिंकिंग के कितने साधन होते हैं? ये होते हैं आपके 4। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। चिंतन का कौन सा साधन नहीं है? प्रतिमा, भाषा, चित्र, संप्रत्यय। देखिए, चिंतन के मैंने आपको 4 साधन बताए हैं, उसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो सी है, चित्र, ये आपका चिंतन का साधन नहीं है। बाकी प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति, ये जो है आपके चिंतन के 4 साधन हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये कथन किसका है? मन का, नन का, रास का, रूसो का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कहा है रास महोदय ने। अगला प्रश्न है, चिंतन एक प्रकार का दृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। यह स्टेटमेंट किसका है? गैरेट का, सिल्वरमैन का, रॉस का, कागन का। चिंतन एक प्रकार का दृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है, ये कथन है गैरेट महोदय का। देखिए, जो आपका चूहा होता है, रैट, देखिए रैट निकल रहा है, वो अदृश्य रूप से प्रतीकों को छोड़ते हुए चलता है। जब वो दौड़ता है इधर उधर, आप नहीं देख पाते हैं कि चूहा कहाँ जा रहा है। ठीक है, रैट कहाँ जा रहा है। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा। अगली परिभाषा है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। क्या परिभाषा है? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। ये कथन किसका है? स्किनर का, गैरेट का, सिल्वरमैन का, नन का। तो ये कथन है सिल्वरमैन का। अगला प्रश्न है, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। यह कथन किसका है? कागन,
एवं हेमैन का, रूसो का, रास का, थांडाइक का। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को थिंकिंग कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ये किसने कहा? ये कहा है कागन एवं हेमैन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। देखिए, जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन को 2 भागों में बांटा है। एक बताया आपका स्वली चिंतन। स्वली चिंतन ऐसा होता है जिसमें हमारी कल्पना युक्त अभिलाषाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, ड्रीम्स होते हैं। ठीक है। और ये जो होता है ये कल्पना पर आधारित होता है, इसमें कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। दूसरा बताया यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन, देखिए ये ऐसा चिंतन होता है जिसमें समस्या का समाधान होता है और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। यथार्थवादी चिंतन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अभिसारी चिंतन, दूसरा आपका अपसारी चिंतन, तीसरा आपका आलोचनात्मक चिंतन। देखिए, अभिसारी चिंतन होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक समस्या का केवल एक ही हल मिलता है और तथ्य से सीधे निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता पर आधारित होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है एक समस्या के कई हल निकाले जाते हैं। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपना आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो हम यूज करते हैं वो आता है आपका आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत। तो ये होता है जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन को 2 भागों में बांटा है, स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा है, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, ह्यूजोज ने चिंतन के कितने सोपान बताए हैं? 2, 3, 4, 5। ह्यूजोज थे, इन्होंने चिंतन के 4 सोपान बताए हैं। पहला सोपान बताया है समस्या का आकलन। क्या बताया है? समस्या का आकलन। दूसरा बताया है संबंधित तथ्यों का संकलन, यानी समस्या का आकलन कर लिया, फिर उसको हल करने के लिए तथ्यों को क्या कर लिया? तथ्यों का संकलन कर लिया। ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने सोपान बताया, तीसरा सोपान बताया है निष्कर्ष पर पहुंचना। किस पर पहुंचना? निष्कर्ष पर पहुंचना। और चौथा बताया है निष्कर्ष का परीक्षण। देखिए, पहले समस्या का आकलन कर लिया कि समस्या कैसी है, फिर उसको हल करने के लिए तथ्यों का संकलन कर लिया, फिर उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंच गए, फिर उसके बाद निष्कर्ष का परीक्षण कर लिया। तो ह्यूजोज ने चिंतन के 4 सोपान बताए हैं। अगला है निगमनात्मक चिंतन किस प्रकार का है? अभिसारी है, अपसारी है, आलोचनात्मक है या इनमें से कोई नहीं? जो आपका निगमनात्मक चिंतन है वो आपका अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो जो प्रश्न थे ये चिंतन यानी थिंकिंग पर आधारित थे। अब आपके प्रश्न आएंगे एनसीएफ 2005 पर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। आरटीई एक्ट के बारे में तो पहले ही बात हो चुकी है, अब एनसीएफ के बारे में बात होगी। अगला है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा किसका फार्मूला है? एनसीएफ 2005 का फार्मूला है ये। अगला है एनसीएफ 2005 की समिति की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राधाकृष्णन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर यशपाल जी, भीमराव अम्बेडकर जी। तो एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी प्रोफेसर यशपाल जी ने। अगला प्रश्न है सभ्यता और प्रगति किसका निबंध है? विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सभ्यता और प्रगति जो निबंध है ये एनसीएफ 2005 से जुड़ा हुआ है। मतलब कह सकते हैं सभ्यता और प्रगति में जो बातें हैं वो एनसीएफ 2005 में सम्मिलित की गई हैं। तो ये सभ्यता और प्रगति जो निबंध है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। सही नहीं होना चाहिए, सही है मतलब। और गीतांजलि जो है ये पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के मुख्य सुझाव नहीं है। पूर्व ज्ञान का उपयोग, मोटी मोटी बुक्स को सही माना, करके सीखने पर जोर, दंड वर्जित। एनसीएफ 2005 का मुख्य सुझाव नहीं है मोटी मोटी बुक्स को सही माना। ये कहते हैं, इन्होंने कहा है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, और करके सीखने पर जोर दिया है।
मोटी मोटी किताबों को पढ़ने पर जोर नहीं दिया है। तो ये जो है सुझाव नहीं है, बाकी पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, करके सीखने पर जोर और दंड वर्जित, इन बातों पर बात की है एनसीएफ 2005 में। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए, रटने पर जोर देना, सर्वांगीण विकास पर जोर, देश के लिए चिंतन का विकास। तो जो है कौन सा सिद्धांत एनसीएफ 2005 का नहीं है? देखिए, रटने पर जोर देना। एनसीएफ 2005 रटने पर जोर देने को बढ़ावा नहीं देता है। बाकी ज्ञान जो है वो विद्यालय तक ना सीमित रहे, सर्वांगीण विकास हो बच्चे का, देश के लिए चिंतन का विकास, इन बातों पर बात की गई है, रटने पर जोर नहीं दिया गया है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। और भी एक सिद्धांत है, जो परीक्षाएं हैं वो लचीली होनी चाहिए, ठीक है, और कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक रखा गया है। ऐच्छिक मतलब कोई साइंस ले सकता है, कोई विज्ञान, कोई आर्ट ले सकता है, इसी वजह से जो है 10th की परीक्षा को ऐच्छिक परीक्षा कहा जाता है। अगला है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सुझाव है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ना होना चाहिए, खेल को महत्व देना, बिल्कुल सही है, यही आपका होगा। परीक्षा का डर दूर ना करना, ये तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपका बी ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 का सुझाव है कि बच्चों को जो है खेल करके खेल में जो है ज्ञान देना। अगला है, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? मतलब एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? देखिए, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, और इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमारे स्टूडियो का, एनसीएफ 2005 किस बैठक का परिणाम है? 14 जुलाई 1900 2005, 14 जुलाई 19 जुलाई 2005, 12 जुलाई, 13 जुलाई 2006, 14 जुलाई, 19 जुलाई 2004, 14 जुलाई, 19 जुलाई 2007। तो एनसीएफ 2005 जो है इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर यशपाल जी ने, और जो एनसीएफ 2005 है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से जुड़ा हुआ है। और एनसीएफ 2005 जो है 14 जुलाई और 19 जुलाई 2004 की जो बैठक हुई है उसका परिणाम है। एनसीएफ का नाम पूरा होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में कहते हैं जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो इस प्रकार से आज के जो हमारे 20 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।